हेलो। आप सभी को नमस्कार। मैं बिटू सर स्टडी एग्जाम सेंटर चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, पीछे थंबनेल लगा हुआ है। आज से हमारी जो क्लासेज होंगी वो क्लास 12 का बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो लाइव क्लासेज होंगी और रोजाना आपको 9-10 बजे लाइव आएंगे। लेकिन ये हमारा पहला वीडियो है जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और आई होप आप सभी को इसको देखकर अच्छा लगेगा। ये 2026-27 की यदि हम बात करेंगे कि जब हम 2026 और 2027 में 2026 में पढ़ रहे हैं और 2027 का पेपर जब हम देने के लिए बैठेंगे तो उस पेपर में 3 नंबर के सवाल से एक प्रश्न पूछा जाएगा, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा और यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो आप एग्जाम हॉल में अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। मैं आपको इस क्लास में क्लास 12 का बायोलॉजी टॉपिक वाइज पढ़ाने का काम करूंगा, जिसमें आपको बहुत ही आसान आसान भाषाओं में सरल शब्दों में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और हमारा मानना है कि मैं आप सभी को जितना बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मेरा मकसद यही है बाबू कि आपको अच्छी शिक्षा मिले। आप जहां से भी मुझे देख रहे होंगे, आप ये फील करें कि नहीं, मैं अच्छे टीचर से पढ़ा हूं। हम यूट्यूब पे जैसे ही गए और पुष्प की संरचना का जिक्र किया तो मुझे हमारा ये वीडियो मिला आपको। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको पढ़ाने का स्टार्ट करूं, वीडियो अपलोड करूं, ऑनलाइन आऊं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे लिए कुछ शब्द अपने चैट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, जैसा भी आपका क्वेश्चन हो। तो मैं आज क्लास 12 का बायोलॉजी पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम होगा पुष्प की संरचना। सबसे पहले पुष्प की संरचना की बात करेंगे तो हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं कि पुष्प होते क्या हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए पुष्प क्या होते हैं, पुष्प कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि हमारे इस पूरे पृथ्वी पे 2 तरह के पौधे पाए जाते हैं। एक होते हैं आवृत बीजी और दूसरा होता है अनावृत बीजी। ठीक है, तो हमारे इस पूरे पृथ्वी पे आपको 2 तरह से पौधे दिखेंगे। एक आवृत बीजी पौधे होंगे और दूसरा अनावृत बीजी पौधे होंगे। जो हमारा आवृत बीजी पौधे होते हैं और जो हमारा अनावृत बीजी पौधे होते हैं, इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे मैं यदि पुष्प की बात करूंगा, फ्लावर की बात करूंगा, तो पुष्प आवृत बीजी पौधों का एक ऐसा लक्षण है जहां से पुष्प खिलते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस पौधे में पुष्प खिलेंगे
वहां आपको फल देखने को मिलेगा, बीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो पुष्प होता है वो किसका लक्षण है? आवृत बीजी पौधों का लक्षण है। यदि आप आवृत बीजी पौधों को कैटेगरी करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं ये पुष्प का लक्षण नहीं है। तो हमें जो पढ़ना होता है वो आवृत बीजी पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पुष्प समझ लेते हैं, पुष्प किसे कहा जाता है। यहाँ पे पुष्प की परिभाषा लिखा गया बाबू कि पौधे का वह विशेष प्रजनन अंग जिसमें पुंकेसर और अंडक पाए जाते हैं एवं जिससे फल एवं बीज का निर्माण होता है पुष्प कहलाता है। अर्थात जब भी यदि आपसे पुष्प की परिभाषा पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि पुष्प पौधों का वह विशेष प्रजनन अंग होता है जिसमें पुंकेसर और अंडक क्या होते हैं जी, एक साथ पाए जाते हैं और जिनमें फल और बीज का निर्माण क्या होता है, होने लगता है। तो ऐसे ऐसे कैटेगरी को, ऐसे जीव को हम लोग क्या नाम दे देंगे जी? पुष्प दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प, सूरजमुखी का पुष्प, गेंदा का पुष्प, ठीक है, आपके चमेली का पुष्प, अड़हुल का पुष्प, गेंदा का पुष्प, लिली का पुष्प, मतलब जितने प्रकार के हमारे क्या होते हैं जी, पुष्प पाए जाते हैं उनमें दो चीज कॉमन होगा, एक पुंकेसर और एक आपका अंडक। जैसे ये पुष्प हमारा वृद्धि कर लेगा आगे तो ये फल एवं बीज का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे कि जो पुष्प की संरचना होती है, फ्लावर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि पुष्प की संरचना हमारे लिए क्या है। तो आपके सामने एक पुष्प दिखाया गया है। मैं इस पुष्प में कौन सी चीजें कहाँ पे अवस्थित है दिखाया गया है, नाम के साथ में आपको नामकरण कर देता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा। अब देखिए, पुष्प की संरचना को जानने से पहले हम लोग पुष्प में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। जैसे पुष्प के पहले भाग की यदि बात करेंगे, सबसे पहला भाग जो होगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम होगा डंठल। इसका नाम क्या होगा बाबू? डंठल होता है, दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही पुष्प के ऊपर हल्का सा जाओगे तो यहाँ पे एक गोल जैसी आपको संरचना मिलेगी। इस गोल जैसी संरचना की यदि हम बात करेंगे तो इसे कहा जाता है पुष्पासन। इसे क्या कहा जाएगा? पुष्पासन कहा जाता है। अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि डंठल क्या होते हैं और हमारा पुष्पासन क्या होता है। डंठल जो होता है पुष्प को सीधा रखने का काम करता है, उसी के सहारे हमारा पुष्प क्या होता है, आगे बढ़ता है। और पुष्पासन की यदि हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पुष्पासन पूरे ये पुष्प आपको जो दिखाई दे रहा होगा, सारा का सारा पुष्प हमारा इस पुष्पासन पे क्या होगा, स्थित होगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर चलेंगे तो ये आपको हरे कलर के रंग का दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कहेंगे, ठीक है, जो हमारा पुष्प का प्रथम चक्र होता है। मैं जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स बताऊंगा कि यह पुष्प का कैसा भाग होगा जी, प्रथम चक्र होता है। और इसको एक होगा तो उसे हम लोग बाह्य दल कहेंगे, लेकिन बहुत सारे उसमें मिलकर क्या करेंगे, बनेंगे, तो उसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी।
जैसे ही ऊपर की तरफ जाओगे तो पुष्प का ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, जो कैसा होगा, कलरफुल होगा, रंगीन होगा, ये हमारा दल होता है। और बहुत सारे ऐसे पत्तों को मिलाकर यदि बोला जाएगा तो इसे हम लोग दल पुंज के नाम से जानते होंगे। किसके नाम से जानेंगे बाबू? दल पुंजों के नाम से जानेंगे। उसके बाद पुष्प के इस जो भाग को दिख रहे हैं आप लोग, ये भाग है पुष्प का, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इस वाले भाग को यदि हम बात करेंगे, दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, ये वाला भाग आपको, ये वाला भाग और ये वाला भाग यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो पुष्प के इस भाग को ध्यान दीजिएगा। नीचे ये डंठल की तरह जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है, जिसे हम लोग तंतु या पतंतु के नाम से जानते हैं। तंतु भी कह सकते हैं, कहीं 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 पे आपको पतंतु भी लिखा रहेगा, तो आपको भूलना नहीं है। मतलब इसका जो नाम होगा, तंतु भी होगा और पतंतु भी होगा। उसके बाद आप जब इसके अंदर झांक कर देखेंगे, ये गोल जैसी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जितना भी आपको ये गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसके नाम की बात करेंगे तो इसे हम लोग एक नाम से जानेंगे, जिसका नाम होगा परागकोश। नाम क्या होगा बाबू? परागकोश होगा। इस परागकोश के अंदर दाने जैसे हमारी अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं की यदि बात करेंगे तो इन्हें कहा जाता है परागकण। इन्हें क्या कहा जाएगा? परागकण कहा जाएगा, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। आगे अब पुष्प के ये ऊपर जैसी गोल जैसी संरचना देख रहे हैं, इसका कुछ नाम होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखे रहिएगा, इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे जी? वर्तिकाग्र कहेंगे। बीच में जैसे ही आप जाओगे तो इस वाले भाग का भी कुछ नाम होता है, और आप ये बाहरी परत का देखेंगे तो इसका भी कुछ नाम ही होता है। तो याद रखे रहेंगे, जो ये बीच वाली नली जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ये आपको बीच वाली जैसे नली दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है वर्तिका। इसका नाम क्या होगा? वर्तिका होगा। और ये जैसे गोल आपको जो ये आ रही है आकृति, ये जो आपको आकृति आ रही है, दिखाई दे रही होगी गोल जैसी, इस आकृति की यदि हम बात करेंगे तो इस आकृति का नाम होता है अंडाशय। इस आकृति का नाम क्या होगा? अंडाशय। अब ये बीच वाला भाग जो आपको देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो आपको बीच वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, इस बीच वाले भाग की यदि बात करेंगे तो इस बीच वाले भाग का नाम होता है, याद रखे रहिएगा, बीजांड। इस बीच वाले भाग का नाम क्या होगा? बीजांड। और यही बीजांड आगे चलकर आपको फल और बीज में परिवर्तन होने का काम करेगा। तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी कि ये हमारा एक पुष्प आपके सामने दिखाया गया है। पुष्प में सबसे नीचे आपका डंठल होता है, ऊपर जाओगे तो आपको वाह्य दल होता है। जैसे इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा? हमारे दलपुंज होंगे। दलपुंज के बाद हम देखेंगे कि ये लंबी लंबी डंठियां जो लगी हुई हैं, इसको हम लोग तंतु या पतंतु कहेंगे। यहाँ पे एक गोल जैसी संरचना होगी, जिसे हम परागकोश कहेंगे।
और पराग कोश के अंदर हमारे दाने जैसे छोटे छोटे संरचनाओं पाए जाते हैं, जिन संरचनाओं को हम लोग परागकण कहेंगे। आगे ऊपर यहाँ पे आओगे तो गोल जैसी आकृति होती है, जिसका हमको वर्तिकाग्र कहेंगे। ये हमारा बीच में एक नली पाइप जैसी आकृति होगी, जिसको पराग नलिका कहा जाता होगा। तो उस पराग नलिका को हम लोग वर्तिकाग्र नाम देंगे। और बीचों बीच ये जो गोल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रहा होगी अंडक की तरफ, तो इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अब ये पुष्प का सारा चीज एक जगह आपको देखने को मिल गया है। यदि किसी प्रकार की किसी को भी कहीं भी आपको दिक्कत लगे कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप एक बार रिवर्स पैटर्न में देख कर लीजिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा काम हर व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आता है और बुरा काम हर व्यक्ति को भूलना संभव हो पाना होता है। इसलिए पढ़ाई जो होता है आपके लिए एक अच्छा काम है, और यदि आपको दिल से पढ़ना होता है, मन से लगाकर पढ़ना होता है, तो ये कुछ नहीं है। जैसे हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, हमसे भी आप बेहतर तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में किसी को बता भी सकते हैं। तो वो आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो इच्छा नहीं है कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो फिर उसको आप कितना भी भोजन करा लीजिए, 56 प्रकार का कहा जाता है भोजन होते हैं, उस 56 प्रकार के भोजन को दे दीजिए तो उसका मन नहीं करेगा खाने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भूखा है और बस उसे कह दीजिए कि आपको खाना खाना है, तो फिर आप कुछ भी दे दीजिए, वो क्या करेगा, प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेगा, खा लेगा। वैसे ही आप यदि पढ़ने वाले हैं और आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका केवल काम पढ़ना है। आप यदि पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जीवन में आपको बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कीजिए। पढ़ने का जो समय होता है, इसको आप लोग बेकार मत करिएगा। आप कुछ ही दिनों रह गए होंगे आपके एग्जाम में, जब भी हमारा ये वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी होंगी। आप देख सकते होंगे कि मैंने आपको एक पुष्प को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, बताने का काम किए हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब पुष्प की बात कर लेते हैं कि क्या हमारा परिभाषा उसकी संरचना होता है। तो कह रहा है कि पुष्प आवृत बीजी पौधों का जिसमें विशिष्ट लक्षण होता है, पुष्प का लक्षण कहा जाता है, पुष्प का लक्षण पाया जाता है। एक पुष्प की बात करते हैं तो एक पुष्प में टोटल 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला जो चक्र होता है बाबू, याद रखे रहिएगा, जिसका नाम होगा बाह्य दल, जिसको हम लोग काइलेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पुष्प होगा, यदि इसके बारे में बात करेंगे तो दूसरा पुष्प को याद रखे रहिएगा कि जो दूसरा पुष्प होगा इसको हम लोग दल पुंज कहते हैं, जिसको करोला कहा जाता है। तीसरा पुष्प की यदि बात करते हैं तो ये हमारा पुमंग होता है, जिसको हम लोग एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथा चक्र होता है वो हमारा जयांग होता है, जिसको हम लोग गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको न समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं कि वाय दल पुंज और दल पुंज जो होंगे आपके सहायक चक्र होते हैं, क्योंकि यह जनन क्रिया में क्या करेंगे बाबू,
भाग नहीं ले पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जबकि पुमंग आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भी, जानने का प्रयास भी करेंगे कि जो पुमंग होता है ये पुंकेसर और जयांग का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनन या लैंगिक जनन की क्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कह देंगे जी, आवश्यक चक्र कहा जाएगा। लैंगिक जनन में यदि भाग ले रहे होंगे तो इन्हें हम लोग क्या नाम दे देंगे, आवश्यक चक्र नाम दे देंगे। यहां तक थोड़ी बहुत पुष्प के बारे में आपको बता दिया गया है। अब यदि हम बात करेंगे कि जो हमारा पुमंग होता है, इस पुमंग के बारे में दो चार लाइन आपको बताने का, तो याद रखे रहिएगा कि जो पुमंग होते हैं यह पुष्प का नर भाग होते हैं। यह पुष्प का क्या होंगे जी, नर भाग होंगे। इसके अलावा पुमंग की जो इकाई होती है, ठीक है, उमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। उमंग की इकाई को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। अब ये जो पुंकेसर होंगे ये दो चीजों से मिलकर बने होंगे, याद रखे रहिएगा। ठीक है, पुंकेसर जो मिला होगा इसको हम लोग तंतु और जो हमारा पराग कोश होगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा पुंकेसर का क्या होगा, निर्माण होगा। और यह पुष्प का नर भाग है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो हमारा पुमंग होता है यह जनन क्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। और इसके दो भाग होते हैं, मैंने आपको बता दिए। सेम वैसे ही यहां मैं यदि जयांग की बात करूंगा तो यह पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, और जयांग की जो इकाई होती है बाबू, याद रखे रहिएगा, जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। जयांग की इकाई को क्या कहेंगे जी, स्त्री केसर कहेंगे। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, याद रखे रहिएगा कि जो पहला भाग होगा वो होता है हमारा वर्तिकाग्र। जो दूसरा भाग होता है हमारा वो होता है वर्तिका। और तीसरा जो भाग होगा वो हमारा अंडाशय होगा। तीसरा भाग क्या होगा जी, अंडाशय होगा। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो अभी तक जो लोग देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार फटाक से वीडियो को लाइक करेंगे। और शेयर भी नहीं किए हैं तो शेयर करने का भी काम करेंगे। मैं आपको इतने बेहतर सरल आसान शब्दों से बता रहा हूं, तो हमारी इस मेहनता का बस एक ही काम होता है, कहना शेयर और लाइक करना। इतना यदि आप कर देते होंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। और मैं आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने का काम करूंगा जब तक ये हमारा चैनल चलेगा। और जब मैं इस पे कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा तो उसे शुरू से लेकर अंत तक बताने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आप देख लीजिएगा। देखिए आगे, सबसे पहले पुष्प का जो पहला भाग होता है
उसे हम लोग कहते हैं वाह्य दल पुंज, जिसको इंग्लिश में काइलेक्स कहा जाता हैगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वाह्य दल होते हैं वो होते क्या हैं। तो याद रखे रहिएगा बाबू कि जो वाह्य दल होते हैं ये पुष्प का प्रथम चक्र कह लीजिए या पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कह लीजिए, जो दल या वाह्य दलों से मिलकर क्या होते हैं, बनते हैं, चाहे वाह्य दल से मिलकर इनका निर्माण होता है और कली की क्या करते हैं जी, रक्षा करते हैं, वाह्य दल पुंज कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा परिभाषा है कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो वाह्य दलों का मतलब सेपल से मिलकर बना होता है, जो कली की क्या करेगा, रक्षा करता है, वाह्य दल कहलाता है। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहला विशेषता कह रहा है कि यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, यह पुष्प का क्या होगा, सबसे बाहरी भाग होगा। दूसरा में कह रहा है कि सामान्यतः इसका रंग हरा होता है। जो हमारा वाह्य दल होता है वो कैसा होगा जी, हरा होगा। इसलिए पुष्प को यदि पोषण की आवश्यकता होगी तो इस हरे रंग की उपस्थिति में सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करके क्या करेगा जी, भोजन बनाएगा, क्योंकि हरे रंग में पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरी की बात करेंगे तो यह कली अवस्था में यह पुष्प के अन्य भागों की भी रक्षा करेगा। जब ये हमारा वाह्य दल बहुत ही छोटा होगा, कली की अवस्था में होगा, तो पुष्प के जितने भी अंग होते हैं उन सारे अंगों को, डंठल को छोड़कर और पुष्पासन को छोड़कर, उसके अंदर जितने भी अंग पाए जाएंगे सारे अंगों को क्या करेगा, रक्षा करने का काम करेगा। चौथा पॉइंट याद रखे रहिएगा, वाह्य दल और वाह्य दल अलग अलग या आपस में जुड़े हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखे रहना होगा कि जो हमारा वाह्य दल होंगे, ठीक है, ये आपस में जुड़े या, ठीक है, वाह्य दल आपस में जुड़े या आपको क्या हो सकते हैं, एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं। यदि अलग अलग होंगे तो इसे पृथक दली कहा जाएगा, और जुड़े होंगे तो इसको संयुक्त दली कहा जाता है। जब हमारा दल, वाह्य दल अलग अलग होंगे तो इसे हम लोग पृथक दली कहेंगे, और जब एक साथ होंगे तो इनको संयुक्त दली कहेंगे। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब वाह्य दल के बाद कार्य की बात करेंगे कि जो हमारा वाह्य दल होता है उसका कार्य क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है। तो पहला फंक्शनल मैं बार बार बता दे रहा हूं कि यह पुष्प की कली की क्या करेगा जी, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, लिखा भी गया है कि पुष्प की कली की सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा है कि कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करना होता है। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद ये क्या करेगा जी, भोजन का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग पोषण भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, ताकि पुष्प क्या हो सके, वृद्धि कर सके उसमें। और तीसरा पॉइंट है कि पुष्प के आंतरिक भागों को बाहरी भागों से क्या करना होता है जी, क्षति से बचाना होता है। जो हमारा वाह्य दल काम होगा, बाहरी आघातों से, बाहरी बाहरी आघातों से, बाहरी चीजों से जो अंदर पुष्प के होंगे उनको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, वाह्य दल का क्या होगा, काम होगा। तो ये हमारा उसका काम हो गया। जैसे अब उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, सरसों की बात करेंगे तो सरसों में जो हमारा वाह्य दल होता है वो पृथक दली होता है, अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन यदि आप धतूरा में जाएंगे तो धतूरा का जो वाह्य दल होगा वो संयुक्त दली होता है। ठीक है, मतलब एक जगह आपको दिखाई देता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। आगे चल रहे हैं जल्दी से। दूसरा जो भाग होता है बाबू, याद रखे रहिएगा, उसका नाम है आपका दलपुंज, जिसको हम लोग कोरोला के नाम से भी जानेंगे, COROLLA। ठीक है,
अब कोरोला क्या होता है, चाहे दलपुंज क्या होता है, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र जो रंगीन दलों पेटल्स से मिलकर बना होता है और परागण में सहायता करता है, दलपुंज कहलाता है। अब एक वर्ड आया है कि परागण, पॉलिनेशन जिसको कहा जाता है, इसको मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से परागण पढ़ाऊंगा और परागण में बता दूंगा कि जो पुष्प होते हैं वो परागण करेंगे तो कितने प्रकार से परागण करेंगे, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो याद रखे रहिएगा कि जो हमारा दलपुंज होता है पुष्प का दूसरा चक्र, और यह रंगीन होता है और परागण में क्या करेगा, सहायता कराएगा, दलपुंज कहलाता है। अब यदि बात करेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है बाबू, तो प्रमुख विशेषताओं में पहला याद रखे रहना कि यह बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। जो हमारा ये दल पुंज होगा ये बाह्य दल पुंज के अंदर पाया जाएगा। जैसे दल पुंज की बात करेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसी को क्या कहेंगे, दल पुंज कहा जाता है। ये जो हरे कलर का आपको दिखाई देगा, रंगीन भाग दिखाई देगा, इसका नाम होता है दल पुंज। इसका नाम क्या होगा, दल पुंज होता है, याद रखे रहेंगे। कह रहा है कि दल सामान्यतः रंगीन, आकर्षण तथा सुगंध युक्त होते हैं। आप पुष्प देखते होंगे तो पुष्प बहुत सारे हमारे लाल, पीले, हरे, नीले, काले, जो भी कलर आपके पुष्प के होते हैं वो सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं। इसलिए पुष्प का जो दल होता है वो रंगीन होता है। उसके बाद रंगीन जब कोई भी चीज होता है, कलरफुल कोई भी चीज होता है तो हमें आकर्षण लगता है, मनमोहक लगता है। ठीक है, तो आकर्षण का भी काम करेगा। तीसरी बात है कि यह सुगंधित युक्त होगा, मतलब इसमें से हमको क्या होगा, महक भी आएगा। ये सभी लोग याद रखे रहेंगे। अब आगे जल्दी से कर लेते हैं। कीटों और अन्य परागकर्ताओं को आकर्षित करने में सहायता भी करेगा। मतलब ये रंगीन होगा तो कीटों को, जैसे भौरे, तितलिए को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और फिर परागण को आकर्षित करने में क्या करेगा, यह सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद दल अलग अलग भी हो सकते हैं और दल एक साथ भी हो सकते हैं। यदि दल अलग अलग होंगे तो उन्हें पृथक दली कहा जाएगा, और दल यदि पास में जुड़े होंगे तो उसे हम लोग संयुक्त दली कहेंगे, जो आपको सामने यहाँ पे लिखा भी गया है। अब अगला जो हमारा इसका कार्य की बात कर लेते हैं कि जो बाह्य दल हो सॉरी दल पुंज होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य याद रखे रहना कि परागण मतलब पोलिनेशन के लिए कीटों को क्या करना, आकर्षित करना होता है। दूसरा काम पुष्प के आंतरिक जनन अंगों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, मैं बता चुका हूं। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, सरसों का जो हमारा दल होगा वो आपका क्या होगा जी, पृथक दली होता है, और धतूरा जो होता है उसका संयुक्त दली होता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। आई होप आप सभी लोग इतनी बातें तो समझ ही गए होंगे। अब आगे आते हैं। आगे में पुष्प का ये हमारा तीसरा भाग होता है, और पुष्प का जो तीसरा भाग होगा जिसको हम लोग पुमंग या एंड्रोसियम के नाम से जानेंगे, पुमंग या एंड्रोसियम कहेंगे। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, कई पुंकेसरों, ठीक है, से मिलकर बना होता है, और इसका प्रमुख कार्य परागण, पॉलिनेशन कराना होता है। तो ये हमारा पुमंग कहलाता है। तो जब भी यदि पुमंग की परिभाषा पूछेगा तो हम कहेंगे कि पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो कई पुंकेसरों से मिलकर क्या होता है, बनता है, जिसका काम परागण कराना होता है, पुमंग कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद पुंकेसर के यदि हम भाग की बात करेंगे
तो मैं बताया हूं कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक भाग जो होगा वो परागकोश होगा, जिसको एंथर बोला जाएगा, और दूसरा भाग जो होता है हमारा वो तंतु होता है, जिसे फिलामेंट कहा जाएगा। परागकोश की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक आकृति बना रहा हूं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इस भाग में आप ध्यान से देखेंगे तो इस भाग को कहा जाता है परागकोश। ठीक है, ये भाग जो होता है हमारा तंतु होता है, और यहाँ पे जो चीज इसको जुड़े रखा रहता है इसका नाम योजी होगा। इसका नाम क्या होगा जी? योजी होगा। और इसके अंदर की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी। इन दाने जैसी संरचनाओं को ही हम लोग एक नाम देंगे, जिसको कहेंगे परागकण। क्या कहेंगे? परागकण। ठीक है, तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी कि इसमें परागकण बनते हैं और फिलामेंट मतलब यह परागकोश को सहारा प्रदान करता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे की बात करेंगे कि जो हमारा पुंमंग होता है बाबू, इसका कार्य क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। तो पहला काम तो आपको पता ही है कि इसका काम क्या होगा, पराग कणों का निर्माण कराना। दूसरा काम की बात करेंगे तो ये नर युग्मकों के निर्माण में क्या करता है जी? सहायता करता है। तीसरा पॉइंट की यदि बात करेंगे तो परागण और निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। जो हमारा पुमंग होगा वो परागण की क्रिया हो चाहे हमारा निषेचन की क्रिया हो, दोनों जगह ये क्या करता है जी? भाग लेता है। चौथा पॉइंट याद रखे रहना कि निषेचन के लिए नर युग्मकों को पहुंचाना भी किसका काम होगा जी? इस पुमंग का काम होगा, पुंकेसर का काम होता है। पांचवा भाग होगा पौधों को लैंगिक जनन अंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। मतलब ये पौधों का क्या है, सबसे लैंगिक जनन अंग में यदि भूमिका निभाने की बात किया जाएगा तो पुमंग का सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है। उसके बाद जो दो भाग बताए हैं, तंतु फिलामेंट कहा जाता है। यह पतला और डंठल नुमा भाग होता है। पराग कोश को क्या करेगा? सहारा देगा। इसमें यदि हम आगे की बात करें तो इसमें याद रखे रहिएगा कि संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, और संवहनी उत्तक पाए जाने का मतलब ये होता है कि इनमें से वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है। तो आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा भाग होता है जिसका नाम होता है परागकोश। परागकोश की यदि बात करेंगे तो तंतु के ऊपरी भाग पर यह स्थित होगा। सामान्यतः द्विखंडी होता है। द्विखंडी का मतलब इसके दो भाग होंगे। ये हमारे थोड़ा अंदर की तरफ चिपके होते हैं। ठीक है, इसके कितने भाग हो गए जी? दो भाग होते हैं, और प्रत्येक खंड में दो परागकोष्ठ होते हैं। यहाँ पे आपको एक परागकोष्ठ मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? परागकोष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये द्विखंडी होते हैं। कैसे होंगे जी? द्विखंडी होंगे, और इनमें क्या होंगे जी? परागकोष्ठ होंगे। इसका नाम होता है परागकोष्ठ। क्या नाम होगा? परागकोष्ठ। जो भी हो, ये हमारा परागकोष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो परागकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक पराग इस प्रकार एक परागकोश में कुल 4 परागकोष्ठ होते हैं। जब इसको और यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपका आकृतियां ऐसे होंगी, दो ऊपर होते हैं और दो क्या होंगे? नीचे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्या होते हैं जी? परागकोष्ठ होते हैं। 4 क्या हो जाएंगे? पराग कोष्ठ होते हैं। तो एक पुमंग में बात करेंगे और तंतु होगा और पराग कोष्ठ होगा, और पराग कोष्ठ में हमारे 4 क्या होते हैं? पराग कोष्ठ होते हैं।
यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे यदि हम बात कर लेते हैं, पुष्प का जो अंतिम भाग होगा या पुष्प का जो सबसे लास्ट चक्र होता है, अंतिम चक्र होता है, वो आपका जयांग होगा, जिसको गाइनेसियम के नाम से जानेंगे। और गाइनेसियम को याद रखे रहिएगा कि पुष्प का ये मादा जनन अंग होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारा ऑर्गन्स होते हैं, और यह एक या एक से अधिक अंडक के मिलने से क्या होता है, बनता है। जयांग का मुख्य कार्य की बात करेंगे तो बीजांड का निर्माण करना और निषेचन के बाद बीज व फल को क्या करना, बनाना, इसका काम होगा। तो ये किससे बनेगा, जयांग से बनेगा। अब जयांग के भाग की बात कर लेते हैं। तो जयांग के भाग की यदि बात करेंगे तो अंडक के अर्थात जयांग के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला जो भाग होगा आपका वर्तिकाग्र होगा। दूसरा जो भाग होगा, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर के माध्यम से बनाकर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो जो सबसे ये ऊपर वाला हमारा भाग होता है, इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर वाला भाग का नाम क्या होगा, वर्तिकाग्र। इसमें से एक नली गई होती है, जिस नली का नाम होता है वर्तिका। इस नली का नाम क्या होगा, वर्तिका। और ये जो ठोस जैसा भाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है अंडाशय। तो कोई भी जयांग 3 चीजों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से, अंडाशय से। मतलब इसके 3 भाग होंगे, जिसमें हम पहला भाग को जानेंगे कि पहला भाग हमारा क्या होगा जी, वर्तिकाग्र होगा, जिसको हम लोग स्टिग्मा के नाम से जानेंगे। उसके बाद अंडक का सबसे जो ऊपरी भाग होगा, ये जो ऊपरी भाग होता है, इसी को कहा जाता है हमारा वर्तिकाग्र। और इस वर्तिकाग्र पर एक लिक्विड पदार्थ होगा, द्रव जैसा, जो कैसा होगा जी, चिपचिपा होगा। कैसा होगा, चिपचिपा होता है। ये बातें आपको याद रखना होगा। उसके बाद पराग कणों को ये क्या करता है, ग्रहण करता है। जब हमारा पराग कण क्या होगा, निषेचन के लिए आएगा, तो ये वर्तिकाग्र क्या करेगा, इस पे चिपका लेगा, और फिर चिपका कर पॉलिनेशन का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे की यदि बात करेंगे कि जो हमारा जयांग होता है, उसका जो दूसरा भाग होता है, ख नंबर का, करे कि वर्तिकाग्र और अंडाशय को यह क्या करता है जी, जुड़ता है। मैं एक बार यहाँ भी आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं। एक नली होती है, इस नली का ही नाम होता है वर्तिकाग्र। और ये वर्तिकाग्र देखिए आप, इस वर्तिकाग्र से और ये अंडाशय से क्या करता है, जुड़ने का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, जुड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, पराग नलिका इसी मार्ग से अंडाशय तक पहुंचती है। जब हमारा पराग नलिका जो अंडाशय जो भी हमारा यहाँ निषेचन क्रिया होगा, तो इसी माध्यम से अंदर क्या होगा, निषेचन के लिए पहुंच जाएगा। पराग नलिका उसी से आगे क्या होती है, पहुंच जाती है। जयांग का तीसरा भाग की बात करेंगे तो तीसरा भाग याद रखे रहिएगा, अंडाशय होता है, जिसको हम लोग ओवरी के नाम से जानेंगे। और ओवरी का जो पहला हमारा भाग होगा, अंडक का ये निचला फूला हुआ भाग, ये जो आपको अंडर नीचे की तरफ फूला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है, इसी का नाम होता है अंडाशय। इसमें बीजांड पाए जाते हैं। मतलब अंदर जाओगे तो इसमें गोल जैसी एक क्या होगी, संरचना होगी। ऐसे आपकी ही क्या होगी, संरचना होगी। इसी को कहा जाता है हमारा बीजांड। इसी को क्या कहा जाएगा, बीजांड कहा जाएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बीजांड के बारे में। बस इतना याद रखे रहना कि ये बीजांड की क्या है, संरचना है। उसके बाद निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन हो जाएगा, कुछ समय बाद जो हमारा अंडाशय होगा, वो किसके रूप में हो जाएगा, फल के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। अब अंडक के आधार पर जयांग के प्रकार की बात करेंगे
तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक अंडपी और दूसरा होता है बहुअंडपी। एक अंडपी का मतलब होता है कि ऐसा जयांग जिसमें केवल एक अंडा पाया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, एक अंडपी। जैसे मटर को यदि बात करेंगे तो यह आपका एक अंडपी होगा। और बहुअंडपी, एक से अधिक अंडक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा जी, बहुअंडपी कहा जाएगा। जैसे यदि टमाटर की बात कर लेंगे, सरसों की बात कर लेंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, बहुअंडपी होंगे। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। तो आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने पुष्प की संरचना को सचित्र वर्णन करते हुए व्याख्या बहुत ही सरल भाषा में करने का काम किए हैं, और आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो सारे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि मैंने बताया कि पुष्प आवृत बीजी पौधों का क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है। जैसे ही पुष्प की हम संरचना की बात करते हैं तो पुष्प में हमारे सबसे नीचे हमारा डंठल होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा पुष्पासन होगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो वायदल पुंज होगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो रंगून होगा, दल पुंज होगा। उसमें एक लंबी जैसी हमारी डंठल, बहुत सारी डंठलें पाई जाती हैं जिनको तंतु कहेंगे। तंतु के ऊपर एक गोल जैसी संरचना होगी, उसे हम लोग परागकोश कहेंगे। ठीक है। और परागकोश के अंदर दाने जैसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम परागकण के नाम से जानते हैं। उसके बाद पुष्प में एक लंबी सी नली होगी। नली का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद बीच में आओगे, पराग नली को जुड़ने का और अंडाशय को तक ले जाने का जो काम करता है, वो बीच वाली नली को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और नीचे एक फूला गोल जैसा संरचना होगा, उसका नाम होगा हमारा अंडाशय। अंडाशय जब ये निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो अंडाशय फल और बीज में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हमने इन तीनों को एक साथ पढ़ा तो बताया कि तीनों को हम लोग क्या कहते हैं जी, जयांग कहते हैं, जो पुष्प का चौथा चक्र होता है या चौथा चक्र कहलाता है। तो इतनी बातें आपको मैंने इस लेक्चर में पढ़ाने का काम किया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने 2 मिनट में समरी भी कर दिया है। अब यदि ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, आप 1 से 2 बार देख सकते हैं। ठीक है। 2 बार देखेंगे तो विश्वास है, आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा देर न करते हुए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप अंत तक टिके गए हैं और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम बोर्ड में प्रश्नों को लिखने का तरीका सीख जाए, लाभ उठा सके। तो उनके यहाँ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।